वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे महंगाई की। तो गरीब तबके के बाद मिडिल क्लास के लिए भी महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अशाए ज़रूरिया की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं और महंगाई से गरीब का तो कोई पुरसाने हाल भी नहीं। तमाम मिडिल क्लास भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ने से शदीद परेशानी का शिकार है। पेट्रोल एक माह में तकरीबन 8 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है, जबकि चीनी, घी और आटे की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमतों की बात करें तो रोजाना की बुनियाद पर एलपीजी की कीमतें भी बढ़ी हैं। डॉलर की कीमतें जो कीमत है वो भी बुलंदियों को छू रही है। अदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां और फल भी मजीद महंगे हो गए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है, उसकी रिपोर्ट यह है कि जिसने पाकिस्तान को रहन सहन के एतबार से दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। I think they should come here and stay for a while in Pakistan. I guess so. I think वज़ीर आज़म ने भी इस रिपोर्ट का हवाला दिया और बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी भी पेट्रोल दरामद करने वाले मुल्कों में सबसे कम है। दिसंबर से महंगाई मुकाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। शुक्र है गरीब मुकाओ नहीं कहा वज़ीर आज़म ने, तो खबर उल्टी बन जाती। खैर 40% निचले तबके के लिए बराह रास्त सब्सिडी वज़ीर आज़म ने कहा और मजीद भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। और रात को नींद नहीं आती, वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे महंगाई को लेकर। तो क्या इतने दिन से वज़ीर आज़म नहीं सो रहे? महंगाई तो 3 साल से है। बात करते हैं हमारे साथ इस वक्त माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, वेलकम टू द शो। आई होप आप ठीक ठाक हैं। और जब भी आपसे बात करते हैं मौजू यही होता है, सिर्फ ये होता है कि किसी न किसी एक प्रोडक्ट के अंदर उसकी कीमत में मजीद इजाफा हो चुका होता है या हम किसी नई मुश्किल का शिकार होते हैं अनफॉर्चुनेटली। एक तो मैं ये जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, इस पे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, इसको आप बीइंग एन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं? किस हद तक दुरुस्त है ये? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। देखिए, बात ये है कि ये 3 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि एक तो जो है एनर्जी की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो नेचुरली वो पास ऑन हो रही हैं। और इस वक्त करीबन जो है ऑल टाइम हाई पे जो है पेट्रोल की प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हिसाब से। और उसके साथ साथ फूड की प्राइसेस दुनिया भर में पेंडेमिक की वजह से काफी बढ़ी हैं। और लास्ट 2-3 मंथ्स में अगर पिछले साल का मवाजना किया जाए तो 40% तक का इजाफा हुआ है बेसिक फूड में, खाने पीने की अशिया में। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में पैसा जो है वो सस्ता हुआ और पीछे से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गई। तो पैसा सस्ता होता है तो डिमांड बढ़ जाती है चीजों की। जब डिमांड बढ़ती है और बेसिक्स की डिमांड बढ़ गई, जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई डिस्ट्रप्शन होती है तो नेचुरली प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक ये ग्लोबल रीजन भी है। फिर ऑयल प्राइसेस आपको पता है लास्ट ईयर $16 तक आ गया था ब्रेंट, और अब जो है ब्रेंट $70 से भी ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। एक साल में कितना मैसिव इंक्रीज आया है ऑयल में। और उस वक्त हम बात करते थे कि जी आप ऑयल खरीद लें आज 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए तो आपको फायदा होगा, और वही हुआ है। और उसके साथ साथ फिर तीसरा जो बड़ा रीजन है, अभी रिसेंटली ये हुआ है कि पिछले 2 महीनों में रुपये की कदर में जो है काफी कमी आई है दोबारा से। और रुपये जो है तकरीबन 151-52 पे चला गया था और अब 164 पे आ गया है। और तब यही है कि 2-3 रुपए और जो है वो इस पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है। मशीनरी की इम्पोर्ट हो रही है, बट इम्पोर्ट हो रही है और ऑयल भी ऊपर है। तो एक रीजन एनर्जी, दूसरा फूड, और तीसरा जो है रुपये की जो है वो कदर में, करेंसी की कदर में कमी। अच्छा, तीनों मिला के मुझे ऐसा लगता है, आप ऑब्वियसली मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं इस मामले को, मुझे ऐसा लगता है कि यही मसला है जो पिछले 3 दहाइयों से पाकिस्तान को है, 2 दहाइयों से तो है ही कम से कम, कि इसी तरीके से डॉलर प्राइसेस इंटरनेशनली फ्लक्चुएट करती हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर हमारे मसाइल होते हैं, हम डॉलर्स बनाते नहीं है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, इंपोर्ट लेड इकोनॉमी हमने बना दी है। फिर इंडस्ट्रीज को हमने इनकरेज नहीं किया, आपको मालूम है, सर्विसेज सेक्टर को ज्यादा इनकरेज करते रहे। तो मसाइल तो वही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें नजर नहीं आती है, मां सिवाय इसके कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक एमनेस्टी दी गई है, एक सब्सिडाइज किया गया है, फैसिलिटेट किया गया है। उस पर भी अब जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो मजीद वक्त मांग रहा है और वो कह रहे हैं कि जी हम इसको 2000 बिलियन तक अगर आपको इसका रिटर्न चाहिए तो हमें 6 माह और चाहिए इसके लिए। तो ऐसा लगता है कि कोई कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी नहीं है जिसके रिजल्ट्स आए एज यू नो इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर हम अगर बात करें। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने जो है वो पॉइंट जो है हिट किया है जो एक्चुअली हमारी जो है सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। और पिछले कोई 30 साल से हम जो है इस वक्त डाउनटाउन का शिकार हैं और हमने सस्टेनेबिलिटी नहीं देखी। इसको कहते हैं रिफॉर्म्स। जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, चाहे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हों, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंसेस के जो रिफॉर्म्स हैं कि कैसे टैक्स को मैनेज किया जा रहा है, कैसे उसके खर्चों को मैनेज किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। जब तक हम ये ठीक नहीं करेंगे, हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी में वो 5%, 6%, 7%
सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं होगी। 1-2 साल तो हम दिखा सकते हैं, मेक शिफ्ट करके 1-2 साल दिखा सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जहां हम 2% से ज्यादा बढ़ना शुरू हुए हैं, यानी कि 2% ग्रोथ से ज्यादा बढ़ना शुरू हुए हैं पिछले एक आध साल में, आपका वहीं पर ही इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है। और वही आपका दोबारा जो है इशू होगा कि आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट वहीं की वहीं रहेंगी या थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, आपका करंट अकाउंट बहुत बढ़ जाएगा, इवेंचुअली आपको डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी और डॉलर और रुपये का फिर वही झगड़ा शुरू हो जाएगा और रुपये हारेगा, मतलब जिस तरह से हारता है। तो पॉइंट ये है कि ये जो आपने शुरू में जो रैंकिंग की बात की थी ना कि पाकिस्तान चीपेस्ट कंट्री है, ये फैक्ट्स ऑन ग्राउंड ऐसे नहीं है। और वैसे भी ये 1-2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनको रेफर किया जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म्स इन कामों के लिए नहीं है। मैंने तो खुद सर्च भी किया था तो उसमें मुझे मिला नहीं इस तरह का कुछ कि जी रैंक ऐसी आई। और कंट्री वाइड रैंकिंग नहीं आती कि ये कंट्री सस्ता, ये सिटी वाइज आती है, क्योंकि हर सिटी में जो है वो परचेजिंग पावर डिफरेंट होती है और हर सिटी में खर्चे और एक्सेस टू बेसिक्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन मेरा तो खुरम भाई वजीर आजम के एतमाद पे उनकी तारीफ करने को दिल कर रहा था कि एक जानिब इतने बुरे हालात गरीब आदमी के, दूसरी जानिब माना कि कोविड सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन, जिस चैलेंज से उन्होंने कहा, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा, वो क्रिकेट वाला कॉन्फिडेंस नजर आया हमें कि रन तोड़े हैं फिर भी चलें, बॉलिंग करते हैं, क्या पता। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पूरे रीजन में ना इस वक्त पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो रीजन के एवरेज से डबल है। यानी कि अगर इंडिया में अगर 3-4 से 5% इन्फ्लेशन है और बांग्लादेश में तकरीबन इतनी है, चाइना में इससे भी कम है, हमारे 8-9% है, तो हम डबल है ना इन्फ्लेशन के, तो हम सस्ते कैसे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली जो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो उसके ऑपोजिट हैं और इस तरह से नहीं है कि अगर हम उसको इस रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं उसके मामलात भी हैं। अच्छा, अभी हमने जिस तरह से कल सुनी भी स्टेटमेंट दी, एक बार फिर उन्होंने एतराफ़ तो किया वज़ीर आज़म साहब ने कि महंगाई बढ़ रही है और सारा कुछ होगा, हम दिसंबर से महंगाई जो मुकाऊ प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे, 40% पॉपुलेशन को जो है सब्सिडी देंगे। आपको क्या लगता है जो निचले तबके को इनका प्लान है सब्सिडी देने के हवाले से, किस हद तक ये इनकी कामयाब पॉलिसी होगी और इस पर किस तरह से वर्किंग की जाएगी? बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है कि आप सब्सिडीज दें, आप जो है वो कैश जो है वो आप गिव अवेज दें, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होता। आप देखें BISP प्रोग्राम है ना, बेनजीर इनकम सब्सिडी प्रोग्राम, पिछले कोई 10-11-12 सालों में आपके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज आपने दिए हैं। ऐसे ही है ना, 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा, यानी कि 1 खरब से ज्यादा पैसा आपने दिया है इसमें, फिर भी आपकी पॉवर्टी में इजाफा हुआ है ना, फिर भी आप वो इंडस्ट्रीज नहीं लगी। यही आप छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं, 200 अरब रुपए हर साल जो आप दे देते हैं वो उनके लिए तो इन्फ्लेशन कम करें ना। इन्फ्लेशन तो सबके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप सब्सिडी दे देंगे और इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश नहीं करेंगे या गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, लॉजिस्टिक्स अपने ठीक नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, अपनी जो है वो क्रॉप्स की जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं करेंगे, तो आप तो हमेशा इन्फ्लेशन में फंसे रहेंगे। तो ये शॉर्ट सॉल्यूशन तो कभी काम नहीं का। आपने बिल्कुल सही कहा था अभी शुरू में कि हम तो पिछले जो है कितने सालों से यही तो फॉर्मूला करते आ रहे हैं। तो विदाउट रिफॉर्म्स हार्ड रिफॉर्म्स आप नहीं कर सकते। और रिफॉर्म्स के लिए इनिशियली अगर कुछ कोशिश की भी गई तो हमें मालूम है कि वो बराबर साबित नहीं हुई और एक एक करके सभी जो रिफॉर्म्स करने वाले थे वो तब्दील होते गए और अब फिर वही पुराने लोग हैं या उन्हीं के साथ काम चलाया जा रहा है। अच्छा खुरम साहब, आपने चूंकि इंपोर्ट्स की जानिब रेफर किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता और मेरी समझ में नहीं आता, आप अगर समझा दें हमें कि हम आज से तकरीबन 3 साल पहले 2018 में जब CPEC हमारा काफी हद तक टेक ऑफ कर गया था और बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट बिजली हमने बना ली थी, तो हमें लगता था कि अब शायद हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी क्योंकि हम हैवी मशीनरी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करें थे उस वक्त, आपको याद होगा, खास तौर पे इन 2 सेक्टर्स को लेकर। लेकिन उसके बावजूद अभी जब हम 3 साल बाद आए हैं तो फिर इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट्स को थोड़ा मार्जिन हम कोविड का भी दे दें तो इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा क्यों है हमारी? क्या इस पर कोई पॉलिसी चेक की जरूरत है? क्या अब भी हमने अपने खर्चे कम नहीं किए? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपसे अभी शुरू में ये कहा कि जब तक हम हार्डकोर रिफॉर्म्स नहीं करते, रिफॉर्म्स पब्लिक फाइनेंसेस में हमें करने हैं, यानी कि हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, हम लीस्ट प्रोडक्टिव कहाँ है और मोस्ट प्रोडक्टिव कहाँ है। जब तक आप टारगेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे कि मुझे 100 रुपए टैक्स मिलता है, वो 100 रुपए टैक्स मैं आधे से ज्यादा जाया कर देता हूँ। जब मैंने एक नलका खोला हुआ है पानी का और नीचे बाल्टी में छेद है, तो पानी में ऊपर जितना मर्जी डालता रहूं, आपकी बाल्टी जो है वो नीचे बहती रहेगी, तो आपका बाल्टी कभी नहीं भरेगी। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट हमारा टैक्स का इतना ज्यादा है कि हम जो है जितना टैक्स इकट्ठा कर ले, हम टैक्स पे तो ध्यान दे रहे होते हैं कि जी टैक्स नहीं देता, कोई टैक्स नहीं देता, हालांकि आवाम तो इनडायरेक्ट टैक्स देती है, सेल्स टैक्स तो हम सब भरते हैं और इनकम टैक्स भी हम भरते हैं जहां जिससे लिया जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी उस टैक्स का आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वापस मिलता है हमें हेल्थ की फॉर्म में,
एजुकेशन की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, या और इस तरह की चीजें बिजली की कम कीमतों की फॉर्म में नहीं मिलता ना, तो इसलिए इंसान यहाँ पे जो है टैक्स नहीं देता, रिलक्टेंट होता है। तो ये बड़ा हमें जो है सबसे बड़ा रिफॉर्म करना है, वो है पब्लिक फाइनेंसेस, अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना, सस्टेनेबल बेसिस पे कम करना और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना, नंबर 1। दूसरा है डेट, हमारे जो कर्जाजात हैं हम उनको लेके कहाँ लगाते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। तीसरा है एनर्जी में पूरी चेन की जो है अपग्रेडेशन, प्लस एनर्जी रिसोर्स जो फ्यूल्स होते हैं वो हमने ग्रीन हाउस गैसेस को जो है अब मतलब दुनिया भर में आपको ऑल्टरनेट्स पे जा रहे हैं लोग। हम आज भी कोल पे और ऑयल पे इन सब चीजों की बात करते हैं, एलएनजी अब हमने शुरू की है। तो पॉइंट ये है, जब तक हम हार्डकोर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे आपकी वही 2-3% से ज्यादा ग्रोथ होगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम है कि आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आपकी इंपोर्ट्स हर मर्तबा बढ़ेंगी और आपको हर मर्तबा आईएमएफ को एक तरफ जो और यही इसी सर्कल के अंदर हम घूमते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुर्रम भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ली इन द मॉर्निंग आपने ज्वाइन किया और अपनी माहिराना राय हम तक पहुंचाई। खुर्रम शहजाद साहब हम तक ये फैक्ट्स पहुंचा रहे थे और वही सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हम घूमे जा रहे हैं। और जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, और अब कब रिफॉर्म्स करेंगे, इट्स अगस्त 3 आज 3 तारीख है गालिबन, और 3 साल हो गए हुकूमत को। अगले 2 साल में रिफॉर्म्स कैसे होंगे? दिसंबर में होंगे। दिसंबर में होंगे। घबराना नहीं आपने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।